अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वकास गफ़ार और आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास का चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट्स। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जिक्र हम लॉ ऑफ मास एक्शन में कर चुके हैं। बेसिकली लॉ ऑफ मास एक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc और प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन के दरमियान रिलेशनशिप जाहिर करता है। आज हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिफाइन करना है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है। इसकी हम प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन इसको डिफाइन करने से पहले मैं आपको लॉ ऑफ मास एक्शन का रिव्यू देना चाहूँगा ताकि उसको हम रिवाइज करके इसकी तारीफ बआसानी कर सकें। वो किस तरह था, हमने कहा था हमारे पास एक जनरल रिएक्शन था ए जिसके मोल स्मॉल ए थे प्लस बी जिसके मोल स्मॉल बी थे, रिएक्शन करवाया इनके दरमियान तो हमारे पास सी मोल जिसके स्मॉल सी थे प्लस डी जिसके मोल स्मॉल डी थे। ये हमने ये इस तरह का रिएक्शन लिया था, जनरल रिएक्शन जिसमें हमने ए और बी लिए थे। ये दोनों रिएक्टेंट थे, इनके मोल्स ए के मोल स्मॉल ए, बी के मोल स्मॉल बी, और इसी तरह सी और डी दोनों प्रोडक्ट्स थे। इसी तरह सी के जो मोल हैं वो स्मॉल सी थे, डी के मोल स्मॉल डी थे। जब हमने इसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की मिसालात निकाली तो वो कुछ इस तरह बनी के सी इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी राइज टू द पावर ऑफ स्मॉल सी, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी राइज टू द पावर ऑफ स्मॉल डी बाई मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए राइज टू द पावर स्मॉल ए, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी राइज टू द पावर स्मॉल डी। इस तरह की मसावात हमें मिली थी एक जनरल रिएक्शन के लिए Kc की। अब इसी मसावात को हमने इस्तेमाल करना है और इसी से हमने डिफाइन करना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc को। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है Kc, ये उसकी मसावात है जो हमने लॉ ऑफ मास एक्शन में पढ़ी। अब अगर हम इस Kc को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिफाइन करना चाहें तो किस तरह डिफाइन करेंगे, इसी चीज से हम इसकी डेफिनेशन निकालेंगे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो रेशो है। ये जो दरम्यान में आपको ये डिग्रियां दिखाई दे रही है, ये आप रेशो इसको आप कह सकते हैं कि ये एक रेशो है किसके दरम्यान, प्रोडक्ट ऑफ, ये दोनों का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स राइज टू द पावर ऑफ देयर कोएफिशिएंट्स। दोबारा के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रेशो का नाम है, ये दरमियान में रेशो दिखाई दे रही है आपको, रेशो का नाम है। अब सी और डी प्रोडक्ट्स हैं, ये उनके कोएफिशिएंट्स हैं, ये ब्रैकेट्स उनकी मोलर कंसंट्रेशन है और ये आपस में मल्टीपल हो रही है। तो आप किस तरह डिफाइन करेंगे, equilibrium constant is the ratio between the product of molar concentration of products rise to the power of their coefficients and the product of molar concentration of reactants rise to the power of their coefficients। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनको हम नोमिनेटर कहते हैं, जो रिएक्टेंट्स हैं इन्हें हम डिनोमिनेटर का नाम देते हैं। अब इसके यूनिट्स की हम बात करते हैं कि Kc के यूनिट क्या होंगे। अब इसके लिए कुछ असूल है वो आप सुन लें कि अगर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के मोल्स बराबर हों दोनों साइड पे, इस साइड पे जितने रिएक्टेंट्स के मोल हैं उतने ही इस साइड पे प्रोडक्ट्स के मोल हों तो Kc का यूनिट नहीं होगा। अगर रिएक्टेंट्स के मोल और प्रोडक्ट्स के मोल अनइक्वल हों तो Kc का यूनिट होगा। ऐसे हम मिसाल लेते हैं, हम कहते हैं H2 प्लस I2 चेंज्ड इनटू 2HI। अब इसके हम मोल काउंट करते हैं रिएक्टेंट्स के, एक मोल H2 का, एक मोल I2 का, 1 जमा 1 2 मोल हमारे पास हो गए। इसी तरह हमारे पास 2 मोल HI के हैं, मतलब कि 2 मोल हमारे पास रिएक्टेंट्स के हैं, 2 मोल हमारे पास प्रोडक्ट्स के हैं। हमने पढ़ा ये है कि अगर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के मोल बराबर हों तो Kc हैज नो यूनिट, Kc का कोई यूनिट नहीं होता, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का कोई यूनिट नहीं होता। कैसे,
हम लिखते हैं इसके लिए के सी के मसावात के सी इज इक्वल टू एच आई प्रोडक्ट राइज द पावर ऑफ द कोएफिशिएंट के ऊपर हम मोल लिखते हैं बाय रिएक्टेंट्स एच टू आई टू implies that Kc is equal to, अब हम जो मोलर कंसंट्रेशन है हमने पढ़ा इसका यूनिट मोल dm माइनस 3 है मोलर कंसंट्रेशन का यूनिट। अब मोल dm माइनस 3 इसलिए आपने लिखा मोल dm माइनस 3 और पावर 2 है तो आपने ऊपर 2 लगा देना है बाई, इसलिए आपने लिखना है मोल dm माइनस 3 मोल dm माइनस 3 आई टू जगह जो लिखना है आपने वो भी आपने लिखना है मोल dm माइनस 3 मोल dm माइनस 3। अब ये स्क्वायर है मोल dm माइनस 3 का। अब ये मोल dm माइनस 3 से एक मोल dm माइनस 3 कैंसल, बाकी एक रह गया, उस एक से ये वाला मोल dm माइनस 3 कैंसल हो गया। तो आप लिख सकते हैं ये आपस में सारे कैंसल हो गए तो आप लिख सकते हैं के सी इक्वल टू नो यूनिट्स बिकॉज ये मोल dm माइनस 3 का स्क्वायर जो है नीचे वाले दोनों मोल dm माइनस 3 से कैंसिल हो चुका है। इसी तरह हमारे पास कोई यूनिट बाकी नहीं रह गया तो के सी हैज नो यूनिट, के सी का कोई यूनिट नहीं होगा अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल बराबर होंगे तो। अब ये दोनों तरफ मोल बराबर थे, हमारे पास केसी का कोई यूनिट नहीं आया। अब हम ऐसी मिसाल देते हैं कि जहां पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के मोल अनइक्वल हों और वहां पे केसी का यूनिट आए, तो हम ऐसी मिसाल भी ले लेते हैं। हम मिसाल लेते हैं N2 plus H2 changed into NH3। हाइड्रोक्लोसिस में जब हम अमोनिया की तैयारी करते हैं तो हम 3 वॉल्यूम हाइड्रोजन लेते हैं, 1 वॉल्यूम नाइट्रोजन लेते हैं, हमारे पास 2 वॉल्यूम अमोनिया गैस बनती है। अब हम इसके लिए केसी की मसावात लिखते हैं, केसी इज इक्वल टू प्रोडक्ट्स NH3 मोल्स पावर के अंदर बाई रिएक्टेंट्स N2 H2 और पावर इसकी 3। हमें पता है कि C इज इक्वल टू जो मोलर कंसंट्रेशन है उसका यूनिट है मोल dm माइनस 3 मोल dm माइनस 3 पावर 2 है, स्क्वायर कर दें इसको। अब N2 की कंसंट्रेशन और लिख दें मोल dm माइनस 3। इस तरह H2 की कंसंट्रेशन है मोल dm माइनस 3 पावर 3 है तो 3 लिख दें। अब मज़ीदार करते हैं इसको, implies that Kc is equal to, अब ये वाला स्क्वायर था, यहाँ पे 3 है तो ये 2 जो है इस 3 से कैंसिल हो जाएंगे, इस 3 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ फिर हमारे पास बाकी 1 रह जाएगा। हम इस तरह लिख सकते हैं, अगर ये वाला 2 हम इनसे खारिज करें तो यहाँ 3 में से बाकी 1 रह जाएगा, तो ऊपर 1 बचा, बाकी नीचे मोल dm माइनस 3 और मोल dm माइनस 3। इसकी पावर 3 थी, इसकी पावर 2 थी, तो हमने इन तीनों में से 2 जो है इसके साथ कैंसिल कर दिए हैं, तो ऊपर हमारे पास 1 रह गया, बाकी नीचे मोल dm माइनस 3 और 1 मोल dm माइनस 3। हम इसको आपस में ज़रब करते हैं, Kc इज इक्वल टू 1 ओवर, अब मोल मल्टीप्लाई बाई मोल, मोल का स्क्वायर dm माइनस 3 जब ज़रब खाएंगे तो कुव्वत नुमा जो है आपस में जमा होंगे, जिसमें dm माइनस 3 क्रॉस dm माइनस 3, तो हम कहते हैं dm माइनस 3 तो dm
नफी नफी जमा अलामा नफी की, 3 और 3 6, नफी का 6 आएगा, तो हम लिखते हैं dm-6। हम इसको ऊपर लेके जाएंगे, इम्प्लाइंग दैट Kc इज इक्वल टू मोल -2 और dm+6, क्योंकि जब हम डिवीजन से ऊपर किसी चीज को ले जाते हैं तो पावर की जो अलामत है वो चेंज हो जाती है। तो इस तरह Kc का जो यूनिट है वो हमारे पास ये रहा। इस मसाला के लिए Kc का यूनिट हमारे पास ये बना गया। तो जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल अनइक्वल हो, ये रिएक्टेंट आपके पास है, ये प्रोडक्ट है, जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल अनइक्वल होंगे तब हमारे पास Kc का यूनिट आएगा। और जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल बराबर होंगे, इक्वल होंगे, तब हमारे पास Kc का यूनिट नहीं आएगा। जिस तरह हमने पहली मिसाल ली, उसमें हमने एक H2 लिया, एक I2 लिया, दो मतलब मोल थे रिएक्टेंट के, फिर दो ही मोल प्रोडक्ट के थे, दोनों तरफ मोल बराबर थे, हमारे पास कोई यूनिट नहीं आया Kc का। लेकिन यहाँ पे मोल दोनों तरफ डिफरेंट हैं। यहाँ पे आप मोल गिने, एक N2 का मोल है, 3 H2 के मोल, 1 और 3 4, यहाँ पे 2 मोल हैं। अब यहाँ पे 2 मोल है, यहाँ पे 4 मोल है, मोल अनइक्वल दोनों साइडों में मोल अनइक्वल हैं, हमारे पास Kc का यूनिट आया है। अगर दोनों साइडों में मोल इक्वल होंगे तो हमारे पास Kc का यूनिट नहीं होगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और इसके यूनिट्स पढ़े। और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की अहमियत क्या है, हम इसे कहाँ यूज करते हैं। तो इंशाल्लाह हम ये कल पढ़ेंगे। इसका नेक्स्ट जो टॉपिक है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो यहाँ तक जो है हमने पढ़ा है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है और इसके यूनिट्स हम किस तरह निकाल सकते हैं। थैंक यू।